Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter cash flow statement. हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 ये पहले समझ लेना. कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स. हमें ईयर बिल्कुल सीधे दे रखे हैं. पहले 31 मार्च 2017 है, फिर 31 मार्च 2018 है. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है. प्रीवियस ईयर में 60,000 का प्रॉफिट था, करंट ईयर में 65,000 का प्रॉफिट था. इट मीन हमारा प्रॉफिट 5,000 से बढ़ गया. जब क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट ऐसे ना दे रखा हो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस दे रखे होते हैं, तो हम क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं. जो इस ईयर का होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हमारे लिए इस ईयर में बिगनिंग का बैलेंस होता है. तो क्लोजिंग बैलेंस में से हम ओपनिंग बैलेंस माइनस करके ले लेते हैं. यानी कि 65,000 में से 60,000 बैलेंस माइनस हो गया तो 5,000 रह गया. ट्रेड रिसीवेबल पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गए हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे. जनरल रिजर्व बढ़ गए हैं तो ये हमारा एड बैक होता है जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं. सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी कम हुई है तो इसको माइनस करेंगे. वेजेस प्रीपेड हमारी बढ़ गई है, प्रीपेड वेजेस हमारी एसेट है, इसको माइनस करेंगे. गुडविल हमारी 80,000 से 70,000 होगी, रिटर्न ऑफ हो गई, वो डब्ल्यू एड हो जाएगा. अगर गुडविल बढ़ रही होती तो ये इस एक्टिविटी में नहीं आती, वो आती कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर इंक्रीज हो जाए. कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं आता क्योंकि वो पहले से कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखिए वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट करना है. किस तरह से करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो समझिएगा. सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है पीएनएल का, उसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस. तो अब लिखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये कौन सा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो ले लेंगे. ये कितना अमाउंट है बेटा, दिस इज 65,000. लेस कर दो, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. वो है हमारा 60,000. तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा कि हमने पिछले साल 60,000 का प्रॉफिट कमाया था, इस साल हमारा 65,000 प्रॉफिट है, तो 5,000 से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है. हम इसमें ऐड करते हैं, आपको याद होगा हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, और क्या करते हैं हम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं, डायरेक्ट डिविडेंड ऐड करते हैं, लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स. पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सिर्फ जनरल रिजर्व है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम ले लेंगे. एक ही आइटम है, मेरा कहने का मतलब है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. हमारा जनरल रिजर्व पहले 2,02,000 था, अब 2,37,000 हो गया है, तो हमारा 35,000 से जनरल रिजर्व क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया, तो हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. ये आ जाएगा हमारा 40,000. 35,000 ऐड किया 5,000 में तो 40,000 आ गया. उसको हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यहीं से शुरुआत करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके अंदर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बना रहे हैं अभी. तो लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. क्वेश्चन नंबर ये 11th ए है बेटा. कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2018. फॉर्मेट क्या बनेगा इसका बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं ये देख लीजिए. क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप वही लिखेंगे. अमाउंट के कॉलम में आप रुपीज लिखेंगे बेटा. कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी की जो स्टार्टिंग है उससे उसमें क्या लिखते हैं शुरू में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, वो था 40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आया था बेटा 40,000, तो आप लिख दीजिए 40,000। इसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, लिखिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐड करेंगे। जैसे मैंने बोला DLWIP, इसके अंदर D नहीं है, LB नहीं है, W है, तो आप लिखेंगे ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। पहले 80,000 गुडविल थी, अब 70,000 हो गई है, तो ये रिटर्न ऑफ हुई है कितने से, 10,000 से। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। आई भी नहीं है, पी भी नहीं है, तो आपका सिर्फ एक ही आइटम है, तो आप डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हैं सीधा, सॉरी ऐड कर सकते हैं 10,000, तो इसको ऐड करके आ गया हमारा 50,000। अब आपके पास लेस वाली आइटम नहीं है, DRIP नहीं है, तो उसको क्या लिखोगे, कैश फ्लो सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ माइनस करेंगे। लिखिए ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जब आप क्वेश्चन में देख लेते हो ना कि एसेट या लायबिलिटी में क्या चेंजेस आए, तो पेंसिल से लिख लिया कीजिए कि क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है। तो मैंने आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ, हमारी TR क्या है, पहले से कम हो रही सॉरी बढ़ रही है, तो आप उसको माइनस करोगे। यहीं पर लिख देती हूँ मैं, लेस इंक्रीज इन CA, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आप देखिए आपके क्या हो रहे हैं, TR ट्रेड रिसीवेबल पहले से बढ़ रहे हैं, 4,000 से बढ़ रहे हैं, तो हमारी करंट एसेट बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4,000। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको दे रखे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी कम हो गई है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी हमने पेमेंट कर दी होगी, तभी तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 18,000। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास, वेजेस प्रीपेड है। वेजेस प्रीपेड हमारी क्या है, एसेट है, वो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो इसको माइनस करेंगे वेजेस प्रीपेड। आप देखिए पहले कितना था, 5,000 था, अब 7,000 हो गया, 2,000 इंक्रीज हो गया। उसके बाद आप देखिए गुडविल मैं ले चुकी हूं, कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं आना, तो ठीक है, TR हमारी बढ़ रही है तो माइनस हो गई। जनरल रिजर्व तो मैं बता चुकी हूँ, सैलरी ऑप्शन भी हमारे कम हो रहे हैं, माइनस हो गए। वेजेस प्रीपेड जो हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बस। अब हमारा यानी कि ये अमाउंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर डैश लिख देंगे। अब ये 24,000 आ गया आपका अमाउंट इसका, तो 24,000 आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका 26,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें और कुछ नहीं दे रखा, तो एंड में हम क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फ्रॉम क्यों आया, क्योंकि अभी पैसे बच रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बी की तरफ। इसमें हमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, ईयर सीधे दी हुए। पहले 20,000 का प्रॉफिट था, 30,000 हो गया, 10,000 इंक्रीज हो गया। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे, 10,000 हमारा नेट प्रॉफिट ले लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल पहले से बढ़ रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले 30,000 था, 32 हो गया, 2,000 इंक्रीज हो गया। ये डी जो हम लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, नॉन कैश आइटम है। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल लायबिलिटी है, ये हमारी क्या हो गई है, ये बढ़ गई है, तो इसको ऐड करेंगे।
प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी कम हो गई, इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि करंट एसेट कम हुई है तो इसको ऐड करते हैं। गुडविल हमारी डिक्रीज हो गई है तो ये रिटर्न ऑफ है, डब्ल्यू ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री बढ़ गई है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको कोई जरूरत नहीं है वर्किंग नोट बनाने की, क्योंकि एक ही आपका वो है, क्या चीज, एक ही आइटम है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें कुछ ऐड बैक तो करना नहीं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग नोट में हमारे पास कोई आइटम होती है तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 बी। पहले लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैं अमाउंट आपको बता देती हूँ। हमारा करंट ईयर का 30,000 का बैलेंस था और प्रीवियस ईयर का 20,000 था। जो डिफरेंस आया वो आया 10,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो फिर अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट कितना है देखिए, प्रोविजन हमारा 30 से 32 हो गया, 2000 से इंक्रीज हो गया। उसके अलावा हमारी कोई आइटम ऐसी नहीं है। गुडविल है एक, वो रिटर्न ऑफ हो रही है। गुडविल हमारी कम हो गई, बढ़ जाती तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता। गुडविल हमारी 20 से 16,000 हो गई है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए ईयर सीधे दे रखे हैं। 6,000 हमारी जो है ऐड हो जाएगी। 10,000 के अंदर हम 6,000 ऐड कर देंगे तो हमारा 16,000 आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ भी माइनस करने वाली आइटम नहीं है, ठीक है। DRIP ट्रिप नहीं है, तो उसका क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब ऐड वाली आइटम मैं पहले बता चुकी हूँ वैसे आपको। एक तो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे रेंट पेबल वो ऐड होगा, और हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड होगा, ठीक है। और एक हमारा दो ही आइटम्स हैं, तो लिख लीजिए आप। हमारी जो इन्वेंट्री तो माइनस होनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल ऐड होना है, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड होनी है। लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या है, करंट एसेट है, तो ये हमारी क्या हो रही, कम हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसका अमाउंट है हमारा 200, 1400 से 1200 हो गया, तो ये हमारी करंट एसेट कम हो गई है, माइनस हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल है वो बढ़ गया है, तो लायबिलिटी बढ़ गई है। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल कितने से बढ़ा देखिए जरा। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल हमारा 2400 से बढ़ गया, तो उसको हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2600, ये आ गया 18,600। अब आप क्या करेंगे इसको, अब हम इसमें से माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। लेस लिखिए इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आपके पास एसेट जो हमारे टीआर है, टीआर पहले से बढ़ गई है 4000 से, तो आप इसको ऐड में पहले आप अमाउंट लिख लीजिए, फिर बाद में हम इसको लेस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो है प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, गुडविल। इन्वेंट्रीज जो है हमारी 4000 से बढ़ रही है, तो इन्वेंट्रीज पहले आप लिख लीजिए, इन्वेंट्रीज 4000। तो इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, इसमें से 8000 हमने माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,600। क्योंकि पैसे बच गए हैं तो इसको नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहेंगे। लिखिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सी। इसको समझेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें ईयर सीधे दे रखे, सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है।
प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा, प्रीवियस ईयर में 5 लाख था, करंट ईयर में 3 लाख है। 3 लाख में से अगर हम 5 लाख माइनस करते हैं तो माइनस का 2 लाख आता है, इसको नेट लॉस फॉर द ईयर कहते हैं। अब हमारे को अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, ऐड होता है, पहले 80,000 था, 1,20,000 आ गया, तो ये 40,000 हमारा ऐड हो जाएगा। डिबेंचर सिंकिंग फंड, जैसे सिंकिंग फंड मीन्स जैसे डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जो हम फंड बनाते हैं, पहले 1 लाख था, अब 1,25,000 हो गया, इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे 25,000। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये भी रिजर्व्स है, 60,000 से 70,000 हो गए, इंक्रीज हो गए, इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, तो ये भी ऐड होगा। जो सिंकिंग फंड वाला डिबेंचर है, डिबेंचर रिबेट रिजर्व है, ये दोनों रिजर्व्स हम कैलकुलेशन करेंगे एनपी बिफोर टैक्स में, उसमें ऐड हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए तो इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल हमारा बढ़ गया, ये भी लायबिलिटी है, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रीपेड सैलरी हमारी कम होगी, इसको भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी एसेट कम हुई है। गुडविल हमारी 20,000 से 15,000 होगी, ये डब्ल्यू है, रिटर्न ऑफ, इसको ऐड करेंगे, ये नॉन कैश आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे बढ़ गए हैं, इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो किस तरह से करनी है, लिखिए जरा इसका नोट्स, 11th का सी पार्ट। सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्वेश्चन नंबर 11th सी। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस ले लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, ये है हमारा 3 लाख, उसमें से हम 5 लाख माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, इसका रीजन क्या है कि हमारा जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो हमारा 5 लाख था। लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम क्या करेंगे, 3 लाख में से 5 लाख माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख। पर हमने जब ट्रांसफर किया होगा रिजर्व्स में तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखोगे 3 लाख में से 5 लाख गए तो 2 लाख माइनस में ऐड करेंगे ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, फिर ऐड करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये अमाउंट कितना है आप देखिए, पहले 1 लाख से 25,000, 1,25,000 हो गया, 25,000 आ गया ऐड में, और उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ये 60 से 70 हो गया 10,000। अब आप देखिए प्लस वाली आइटम 35,000 है, तो हमारा 1,65,000 का क्या आ जाएगा, नेट लॉस। तो अब लिखिए नेट लॉस फॉर द ईयर। ये इसलिए नेट लॉस आया क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, इस वजह से माइनस का 2 लाख है, उसमें से 35,000 माइनस करो तो 1,65,000 आ गया। अब हम क्या बनाएंगे, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें 1,65,000 ही लिखेंगे, लेकिन वो लॉस होगा। तो लिखिए जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फॉर्मेट इसका है बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी हम फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सीख रहे हैं। तो आप पहले इसका हेडिंग क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर आप क्या लोगे बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे नेट लॉस। अब बिफोर टैक्स लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है नेट लॉस फॉर द ईयर ही लिखने की जरूरत है, क्योंकि जब है ही लॉस है तो हम टैक्स तो हम पे कर ही नहीं सकते। तो नेट लॉस है हमारा 1,65,000, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये जो अभी मैंने आपको नोट्स में सिखाया था। उसके बाद हम ऐड करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, इसके अंदर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। आपको प्रोविजन नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन ही होता है। पहले से हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो ये अमाउंट कितना है देखिए, पहले हमारा 80,000 था, 1,20,000 हो गया, 40,000 से इंक्रीज हो गया। एक तो ये आइटम है, एक हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है 5,000 से, वो ऐड करना है, गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000। तो आपने इसका क्या करना है, रिटर्न ऑफ दैट इज 5,000, तो 45,000 आ गया प्लस में। ये 45,000 प्लस में है, 1,65,000 माइनस में है, तो अभी भी 1,20,000 क्या बन गया, लॉस। ठीक है, माइनस में है। इसको हम बोलते हैं क्या है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि माइनस वाली आइटम कोई भी नहीं है। फिर हम करते हैं ऐड इन डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज है उसको ऐड करते हैं। आप देखिए, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप साथ साथ लिखते रहा करिए कि किस किस को ऐड करना है। आपकी जो हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले से बढ़ गए हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या है, लायबिलिटी है, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारी लायबिलिटी कितने से बढ़ी है, आउटस्टैंडिंग 16 से 24 हो गई है, तो 8,000 से बढ़ गई है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ट्रेड पेबल है वो भी बढ़ गया है, ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है, बढ़ गई है, तो उसको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगी 16,000। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रीपेड सैलरी कम हो गई है, तो प्रीपेड सैलरी भी ऐड होगी। तो लिखिए प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरीज 3,000। उसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे वो माइनस होने हैं। क्यों माइनस होने हैं, लॉजिकली, क्योंकि हमारे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं, तो इन सबको प्लस करिए, ये आएगा 27,000। 27,000 हमारा ऐड होना है, 1,20,000 माइनस में है, 1,20,000, उसमें से 27,000 ऐड होने, ये माइनस में है, तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा 93,000। ठीक है, 93,000, और ये माइनस में आएगा 93,000। अब हम आगे क्या करेंगे, लिखेंगे लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आपके पास आइटम सिर्फ एक ही रह गई है, आप देख सकते हैं आपके पास आइटम एक ट्रेड रिसीवेबल है 30,000 जो बढ़ रही है, तो ट्रेड रिसीवेबल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 1,23,000। हम आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर 1,23,000 ही आ रहा है। और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको कैश, नेट कैश यूज्ड इन कह सकते हो, माइनस में क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है, इसको नेट कैश लॉस भी कह सकते हैं। तो लिखिए नेट कैश used in operating activities।
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 डी। 11 के बेटा 4 पार्ट्स है, मैं चौथा पार्ट करवा रही हूँ। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें 50,000 दे रखा है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन के बाद है, इसीलिए हम इसको डी को ऐड करते हैं। कैश इन हैंड हमने लेना नहीं क्योंकि वो पहले ही कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पहले से कम हो रहे हैं तो इसको हम ऐड करेंगे। प्रोविजन हमारा बढ़ रहा है तो ये प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा ऊपर नॉन कैश आइटम में आ जाएगा। ट्रेड पेबल हमारे कम हो रहे हैं, इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ये करंट एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इसको हम ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि एसेट है। एक्रूड इनकम हमारी बढ़ रही है तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि करंट एसेट है। इनकम रिसीव इन एडवांस हमारी क्या हो रही है, ये कम हो रही है तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट चाहे करंट लायबिलिटी होती है पर हम इसको लेते नहीं, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 डी। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए सबसे पहले। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट में आता है पर्टिकुलर्स, फिर प्लस आइटम, फिर आती है माइनस आइटम। ठीक है बेटा, अब आप लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम इसकी शुरुआत करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम यही मान के चलेंगे बिफोर टैक्स है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कोई टैक्स नहीं है और कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो हम उसमें ऐड बैक करें। दैट इज 50,000। उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। लिखिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है बेटा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है हमारे पास और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। ये दोनों के दोनों नॉन कैश आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होते हैं तो हमारा उसने प्रॉफिट को कम किया है तो हमें ऐड बैक करना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होते हैं तो हमें उसको क्या करना है, माइनस करना है। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है दे रखा है, प्रोविजन वर्ड नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड दिया हुआ है। तो आप लिखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, पर ये नॉन कैश आइटम है तो आप इसको ऐड करेंगे, दैट इज 20,000। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप देखिए हमारा 5 से 6,000 हो गया तो 1,000 बढ़ गया, हमें इसको ऐड कर देना है। तो बाकी और आइटम कोई भी ऐसी नहीं है जो ऐड वाली है अभी, तो ये 21,000 आ गया। इसमें हम ऐड करके 71,000 लिख देंगे। उसके सामने हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हमें ड्रिप वाला कोई भी पॉइंट नहीं है, मीन्स डी भी नहीं है, आर भी नहीं है, आई भी नहीं है, पी भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन सीएल। करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है उसको हम ऐड करते हैं। लिखिए ऐड डिक्रीज इन सीए। सीए जब कम होती है वो ऐड करते हैं। इंक्रीज इन सीएल, सीएल अगर बढ़ती है तो उसको हम ऐड करते हैं। और लेस क्या करते हैं, लेस इंक्रीज इन सीए। करंट एसेट जब बढ़ती है वो माइनस होती है, और डिक्रीज इन सीएल वो क्या होती है, माइनस होती है। अब देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी आप साथ साथ लिखा करो बेटा। टीआर हमारी पहले से कम हो गई है तो टीआर ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारी करंट एसेट है। ये कितनी कम हो गई है, सॉरी कम हो गई है बेटा, दैट इज 30,000 लिख दिया। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे आपका टीपी है वो पहले से कम हो गया तो टीपी हमारी लायबिलिटी कम हुई है 5,000 से, तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद चलते हैं हम
इन्वेंट्रीज पर इन्वेंट्री हमारी 40,000 से बड़ी है तो इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। इन्वेंट्रीज 40,000 बढ़ गई तो हमारी करंट एसेट बढ़ गई है तो इसको माइनस कर देंगे 40,000 से। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम हमारी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, पहले थे नहीं अब हैं तो बढ़ गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो हमारी करंट लायबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो हम इसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पहले 10,000 थे, अब 5,000 हो गए। सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 8,000 थे, अब 2,000 हो गए, डिक्रीज हो गए। तो लिखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है, एसेट कम हो गई है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 8 से 2 हो गए 6,000, ऐड कर देंगे। उसके बाद एक्रूड इनकम 10 से 15 हो गई, बढ़ गई तो एक्रूड इनकम माइनस होगी। 8 एक्रूड इनकम इंक्रीज हुई है, हमारी एसेट इंक्रीज हुई है तो हम इसको माइनस करेंगे 5,000। उसके बाद देखिए इनकम रिसीव इन एडवांस, ये हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी कम हुई है। अब क्या लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। कितना अमाउंट है इसका, ये है 6 से 3,000 होगी, 3,000 से हम इसको माइनस कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें लेना नहीं क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो अब आप इसको पहले ऐड कर दीजिए 46,000 को 71,000 में, तो हमारा आ जाएगा बेटा 1,17,000। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 53,000। 53,000 हम 1,17,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक दिन मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या आएगा। बेटा ये 11th डी करा रही हूँ मैं आपको। 1,73,000 में 17,000 में से 53,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 64,000 हमारा आंसर आएगा। यस बेटा हमारा आंसर आ गया। तो लिखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर में 60,000 का प्रॉफिट था, करंट ईयर का हमारा 50,000 का प्रॉफिट था, बढ़ गया प्रॉफिट। तो 50,000 में से सॉरी कम हो गया, 50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो -10,000 आ जाएगा। इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई है तो माइनस होगी। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया तो प्लस हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 7,000 था, अब है ही नहीं, कम हो गए तो ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि लायबिलिटी है। प्रीपेड हमारे 6,000 से 10,000 हो गए, बढ़ गए तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि करंट एसेट है। ट्रेड पेबल हमारे बढ़ गए हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ गई है। गुडविल हमारी बढ़ गई है, हम इसको कहीं भी नहीं लेंगे। इसका लॉजिक क्या है कि गुडविल इंक्रीज हुई है तो ये परचेज ऑफ गुडविल है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश इन हैंड तो हमने वैसे भी नहीं लेना, क्यों, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो सबसे पहले आप लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद अमाउंट सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। इसमें हमें ये नेट प्रॉफिट की जगह पर अब नेट लॉस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो लॉस है प्रीवियस ईयर में हमारा जो है प्रॉफिट था। ठीक है, अब करंट ईयर में हमारा क्या है, प्रॉफिट 60,000 से 50,000 रह गया तो ये 10,000 का हम यहाँ पे लिखेंगे। लिख लीजिए 10,000, ये माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा लॉस है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। लिखिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें क्या आएगा, अब आप देखिए इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है कोई भी आइटम नहीं है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो हम इसमें डैश लिख देंगे। कुछ भी नहीं है तो ये -10,000 ही आ जाएगा। इसको बोलते क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल
चेंजेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ आइटम्स को क्या करना है, प्लस करना है, कुछ को माइनस करना। अब बता रही मैं, लिखिए ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन सीएल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एक तो ये है। अब लेस में हमने क्या लिखना है, लेस इंक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल करंट लायबिलिटी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आइटम्स को धीरे धीरे लिखते चले जाएंगे। जो आइटम ऐड करने की वो ऐड में लिख देंगे, जो लेस वाली वो लेस में लिख देंगे। इन्वेंट्री हमारी पहले से बढ़ गई है तो इन्वेंट्री हमारी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये एसेट बढ़ी है। इन्वेंट्री बेटा 40,000 हम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, हमारी एसेट कम हो गई है तो वो हम 5,000 प्लस कर देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए हैं तो माइनस हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि करंट लायबिलिटी कम हुई है 7,000 से। ठीक है। उसके बाद अगली आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो हमारी ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या, हमारी करंट एसेट है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये कितने हैं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 4,000 से बढ़ गए हैं तो इसको हम माइनस कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेड पेबल हमारे बढ़ गए हैं तो हम इसको ऐड करेंगे। ट्रेड पेबल कितने बढ़ गए, 13,000 से। ठीक है। उसके बाद गुडविल लेनी नहीं, कैश इन हैंड लेना नहीं। गुडविल क्योंकि बढ़ी है इसलिए नहीं लेनी क्योंकि वो परचेज ऑफ गुडविल है। ये 18,000 आ गया। 18,000 में से 10,000 माइनस किया तो हमारा 8,000 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा आएगा 51,000। 51,000 दोबारा से बताती हूँ कि हमारा जो ये प्लस वाला 51,000 हमारा जो आया इनका 51,000, यस बेटा ये माइनस का है। 51,000 में से अगर हम 8,000 माइनस कर दें, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हमारा आंसर है 43,000। पर जो 43,000 हमारा आंसर आया है ये लॉस्ट इन आया है क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव है। तो लिखोगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यूज्ड इन मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारा आउटफ्लो ज्यादा है तभी हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया है। तो अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 11th ए, 11th बी, 11th सी, 11th डी और क्वेश्चन नंबर 12th। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.